इस मूवी में हम देखेंगे कि मार्स पर एक मिशन भेजा जाता है, लेकिन जब मार्स पर पहला मैनेड मिशन एक अनआइडेंटिफाइड स्ट्रक्चर की रिपोर्टिंग के बाद उसको एक भयावह और मिस्टीरियस डिजास्टर का सामना करना पड़ा था। फिर इसके बाद इस ट्रेजेडी के इन्वेस्टिगेशन और जो भी सर्वाइवर्स बचे थे उनको वापस लाने के लिए एक रेस्क्यू मिशन लॉन्च किया जाता है। इस मूवी की स्टार्टिंग एक पार्टी को दिखाने से होती है। इस पार्टी में कई सारे एस्ट्रोनॉट और रिसर्चर्स आए हुए थे। इसी पार्टी में हम ल्यूक, जिम, फिल, वुडी और वुडी की वाइफ टेरी को देखते हैं और ये सारे लोग एस्ट्रोनॉट होते हैं। तभी हमें पता चलता है कि ल्यूक ग्राम कुछ वीक्स बाद एक स्पेस मिशन के लिए मार्स यानी मंगल ग्रह पर जाने वाला है, जबकि इस दौरान ल्यूक के फ्रेंड्स जिम, फिल, टेरी और वुडी वर्ल्ड स्पेस स्टेशन से उसके मिशन की निगरानी रखने का काम करेंगे। इनके बीच हुई बातचीत से हमें पता चलता है कि पहले इस मिशन के लिए जिम और उसकी वाइफ मैगी जाने वाले थे, लेकिन अचानक हुई मैगी की तबीयत खराब की वजह से जिम ने इस स्पेस मिशन में जाने के लिए मना कर दिया, क्योंकि जिम मैगी के पास रहकर उसका ही ख्याल रखना चाहता था। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है और इस बीमारी के चलते जिम की वाइफ मैगी की डेथ हो जाती है। इसलिए जिम अपनी वाइफ की डेथ की वजह से उसके दुख में अंदर से बुरी तरीके से टूट जाता है और इसी की वजह से जिम की जगह ल्यूक को मार्स मिशन पर जाने के लिए सिलेक्ट कर लिया जाता है। इसके बाद में हमें 13 मंथ लेटर बाद के टाइम मार्स पर दिखाया जाता है। यहाँ पर हम ल्यूक के साथ कुछ और एस्ट्रोनॉट को भी देखते हैं और इन सभी ने मार्स पर पहुंचकर अपनी रिसर्च शुरू कर दी थी। इस रिसर्च के दौरान उन एस्ट्रोनॉट्स को अपने सामने एक बहुत बड़ा पहाड़ दिखाई देता है, जिसमें से एक सफेद पत्थर जैसी चीज दिखाई दे रही थी। उसे देखकर पहले तो इन्हें ऐसा लगता है कि शायद ये आइस का बहुत बड़ा टुकड़ा हो, लेकिन मार्स पर इतनी बड़ी आइस का टुकड़ा मिलना इम्पॉसिबल बात थी। इसलिए भी एस्ट्रोनॉट ये सारी इन्फॉर्मेशन स्पेस स्टेशन में सेंड कर देते हैं। साथ ही ल्यूक और उसके साथ ही एस्ट्रोनॉट एक और वीडियो मैसेज के जरिए जिम को उसका बर्थडे विश करते हैं, क्योंकि जिस दिन उन एस्ट्रोनॉट्स का मैसेज स्पेस स्टेशन पर पहुंचने वाला था उसी दिन जिम का बर्थडे भी होता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि भी एस्ट्रोनॉट्स मार्स की उस सफेद पत्थर जैसी चीज की नजदीक से इन्वेस्टिगेशन करने के लिए उसके पास जाते हैं, लेकिन जब भी उसके पास जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि इस जगह से किसी तरह की धीमी आवाज आ रही है। इसलिए भी एस्ट्रोनॉट अपनी मशीनों के जरिए उस आवाज को कैप्चर करके खुद की तरफ से कुछ सिग्नल्स उन पत्थरों की ओर भेजते हैं, लेकिन ऐसा करते ही उन एस्ट्रोनॉट्स के सारे डिवाइस अचानक से बंद होकर काम करना बंद कर देते हैं और थोड़ी देर में वहाँ के सारे पत्थर हवा में उड़ने लगते हैं, जिसके साथ वहाँ एक तेज धूल भरा तूफान उठने लग जाता है और देखते ही देखते वो तूफान एक बड़े से सांप का शेप ले लेता है और वो तूफान उन एस्ट्रोनॉट्स की तरफ बढ़कर थोड़ी देर में उनमें से 3 एस्ट्रोनॉट्स की जान ले लेता है। अब इन तीनों एस्ट्रोनॉट्स के मरते ही वो तूफान एकदम से शांत हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि पत्थरों के हट जाने की वजह से हम उस सफेद से दिखने वाले बड़े पत्थर को देख पाते हैं, जो कि रियल में तो किसी ह्यूमन के चेहरे जैसा होता है, लेकिन मार्स पर इतना बड़ा इंसानी चेहरा कैसे बना, इसके बारे में सारी डिटेल हमें मूवी में आगे देखने को मिलेगी। इसके बाद में हमें इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन दिखाया जाता है। स्पेस स्टेशन में किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ल्यूक और उसके साथ ही एस्ट्रोनॉट के साथ हुआ क्या है, क्योंकि इनका कॉन्टेक्ट मार्स पर गए एस्ट्रोनॉट से डिस्कनेक्ट हो चुका था। हालांकि थोड़े टाइम के बाद वो लोग स्क्रीन पर मार्स प्लैनेट की एक पिक्चर देखते हैं। मार्स की इस इमेज को देखकर उन्हें पता चल जाता है कि शायद मार्स की सरफेस पर एक बहुत भयानक तूफान आया था और इसी तूफान की वजह से शायद उनके सारे एस्ट्रोनॉट्स मारे गए हैं। ऐसी बातें सुनकर ल्यूक के चारों फ्रेंड्स बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं, लेकिन तभी उनका एक दूसरी सैटेलाइट से कांटेक्ट हो जाता है और कांटेक्ट होते ही उन्हें ल्यूक का एक मैसेज मिलता है, जिसमें ल्यूक बता रहा होता है कि मार्स के उस भयंकर तूफान में मेरी टीम के लोग तो मारे गए, लेकिन मैं तो किसी तरह से बच निकला। अब इससे पहले कि ल्यूक कुछ और बता पाता उनका कांटेक्ट फिर से टूट जाता है। ये देखकर ल्यूक के चारों फ्रेंड्स मार्स पर जाकर उसे बचाने का डिसीजन लेते हैं, लेकिन उनका सीनियर जिसका नाम रे होता है वो उन लोगों को मार्स पर जाने के लिए अलाउ नहीं करता। उनका सीनियर ऑफिसर रे बताता है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से मार्स तक जाने के लिए पूरे 6 मंथ का टाइम लगता है और इतने टाइम तक ल्यूक का सर्वाइव करना इम्पॉसिबल है। साथ ही उनके सीनियर ऑफिसर रे को यह डाउट भी होता है कि उन्हें ल्यूक का वीडियो मैसेज मिलने तक क्या पता ल्यूक जिंदा ही ना बचा हो, लेकिन ल्यूक के फ्रेंड्स अपने सीनियर ऑफिसर रे से बातचीत करके आखिरकार उन्हें मना ही लेते हैं। इसके बाद रे उन्हें एक स्पेसशिप देकर मार्स पर जाने के लिए परमिशन दे देता है। इसके बाद हमें कुछ दिनों के बाद का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पर फिल कुछ कैंडी से डीएनए जैसा स्ट्रक्चर बनाकर जिम को दिखाकर कहता है कि देखो ये डीएनए मेरी होने वाली वाइफ का होगा, लेकिन तभी जिम उसमें से कुछ कैंडीज लेकर खा लेता है। इसके बाद जिम अकेले बैठकर अपनी वाइफ मैगी को याद करते हुए उसके कुछ वीडियोज देखने लगता है। अब इसी तरह से ट्रेवल करते हुए इन सभी को मार्स तक पहुंचने में सिर्फ एक दिन ही बचा होता है, तो फिल और टेरी मार्स पर जाने का सिमुलेशन स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन तभी शटल के आसपास घूम रहे माइक्रोमीटरॉइड्स का एक स्वार्म शिप के हुल से टकरा जाता है, जिससे वो माइक्रोमीटरॉइड्स उनकी शिप में कुछ छोटे छोटे होल कर देते हैं। इसमें से एक होल से माइक्रोमीटरॉइड्स फिल के हाथ पर जा लगता है और इसकी वजह से फिल के हाथ से ब्लड निकलने लग जाता है। साथ ही इन होल की वजह से स्पेसशिप का एटमॉस्फेयर लीक होने लगता है। वही फिल के हाथ से निकला ब्लड एक जगह से बाहर निकलने लगता है और ये वही जगह होती है जहाँ पर होल हुआ था। ये देखकर बूडी उसे तुरंत बंद कर देता है, लेकिन अब भी उनके स्पेसशिप का ऑक्सीजन लीक हुए जा रहा था, यानी दूसरा होल अभी बचा होता है। लेकिन उस होल को रिपेयर करने के लिए बूडी को बाहर जाना पड़ता है, पर उससे दूसरे होल की डैमेज लोकेशन नहीं मिल रही होती है। वही दूसरी तरफ टेरी एक ड्रिंक का पैकेट लेकर उसे दबाकर उसकी ड्रिंक को बाहर निकाल देती है और ऐसा करते ही वो ड्रिंक शिप के दूसरे होल से बाहर निकालकर आइस की तरह जम जाती है, जिसे देखकर बाहर मौजूद बूडी उस होल को भी बंद कर देता है। इससे उनकी शिप की ऑक्सीजन जो 10% तक पहुंच गई थी वो वापस से नॉर्मल हो जाती है। इसके बाद बूडी वापस से शिप के
अंदर आ जाता है। लेकिन हमें स्पेसशिप के बाहर दिखाया जाता है कि उनके शटल के फ्यूल पाइप में माइक्रोमीटरोइड्स की वजह से काफी सारे और होल्स हो गए हैं, लेकिन इन होल्स का उनको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता है। इसलिए वो सभी अपने काम पर फिर से लग जाते हैं और इसलिए ये लोग मार्स पर उतरने के लिए शटल के फ्यूल को चालू करके उसे इग्नाइट करने का ट्राई करते हैं। लेकिन उनका बहुत सारा फ्यूल उस पाइप के होल से निकलकर स्पेस में बाहर आकर फ्रीज हो जाता है और ये जमा हुआ फ्यूल उनके शिप के पीछे की ओर तैरने लगता है और तभी जिम शिप को इग्नाइट करता है, जिससे शिप के पीछे तैर रहे फ्यूल में आग लगने की वजह से एक जोर से एक्सप्लोजन होता है, जिससे कि स्पेस शिप का इंजन टूटकर अलग हो जाता है। लेकिन तभी उन्हें नासा की रिसप्लाई मॉड्यूल रेमो के बारे में याद आता है। यानी अब ये सारे लोग बुरी तरीके से फंस चुके थे। रेमो को सालों पहले नासा ने मार्स के ऑर्बिट में भेजा था और यही एक ऑप्शन होता है जिसकी हेल्प से वो सभी सही सलामत मार्स पर पहुंच सकते थे। और बूडी के कहने पर ये सभी एस्ट्रोनॉट अपने स्पेसशिप को छोड़कर उससे बाहर आ जाते हैं और थोड़ी दूर आगे जाते उन्हें नासा का रेमो दिखाई दे देता है। इस पर बूडी एक तार को लेकर अपने आप को रिसप्लाई मॉड्यूल रेमो तक लॉन्च करने का फैसला करता है ताकि वे तार के दूसरे हिस्से को रेमो से जोड़ सके और इसके जरिए बाकी सभी एस्ट्रोनॉट आराम से रिसप्लाई मॉड्यूल रेमो तक पहुंच जाए। लेकिन उसकी स्पीड ज्यादा होने की वजह से बूडी रेमो से जाकर टकरा जाता है और खुद को बैलेंस नहीं कर पाता। इसकी वजह से बूडी रेमो से काफी दूर हो जाता है, लेकिन बूडी ने कैसे भी करके वो तार रेमो से जॉइंट कर दी होती है। इसकी हेल्प से जिम, फेल और टेरी रेमो तक पहुंच जाते हैं। इसके बाद बूडी की जान को खतरे में देखकर टेरी आगे जाकर उसकी तरफ बायर गन से एक बायर लॉन्च करती है, लेकिन वो बायर बूडी तक पहुंचने से पहले ही खत्म हो जाती है। इसलिए टेरी और आगे जाकर अपने हस्बैंड बूडी को बचाना चाहती थी, लेकिन बूडी टेरी से मना करते हुए कहता है कि तुम्हारे सूट में इतना फ्यूल नहीं है कि तुम आगे आकर फिर वापस से रिसप्लाई मॉड्यूल रेमो तक जा सको। इसलिए बूडी उसे वापस लौटने को कहता है, लेकिन टेरी अब भी बूडी को बचाने की जिद कर रही होती है। इस कारण बूडी अपना हेलमेट हटा देता है और ऐसा करते ही उसकी बॉडी आइस की तरह फ्रीज हो जाती है, जिससे बूडी की वहीं पर ही डेथ हो जाती है। ये देखकर टेरी बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है, लेकिन जिम और फेल के काफी समझाने के बाद वो वापस आ जाती है। इसके बाद ये तीनों एस्ट्रोनॉट किसी तरह से मार्स पर पहुंच जाते हैं और वहाँ मौजूद बेस कैंप में चले जाते हैं। इस कैंप में आकर वो देखते हैं कि यहाँ पर हरे भरे पेड़ पौधे और पानी और साथ ही साथ ऑक्सीजन लेवल भी अर्थ की तरह सेम ही मिलता है। इसलिए भी तीनों एस्ट्रोनॉट अपना हेलमेट उतार देते हैं, लेकिन तभी लूक आकर उन पर पीछे से हमला कर देता है। फिर वे लूक को किसी तरह से रोकर उसे सभी समझाते हैं, हम तुम्हारे फ्रेंड्स हैं और हम तुम्हें बचाने आए हैं। उन लोगों की बातों से ही लूक को बूडी की मौत के बारे में पता चलता है, जिससे सुनकर लूक को बहुत ज्यादा दुख होता है। उनकी बातें सुनने के बाद लूक उन सभी को उस बड़े से व्हाइट कलर के इंसानी चेहरे के बारे में बताता है। उसमें से अक्सर कुछ साउंड्स आती रहती है, जिन्हें एक्स, वाई और जेड के कोऑर्डिनेट पे रखने से मुझे ह्यूमन डीएनए जैसा मैप मिला, लेकिन इस ह्यूमन डीएनए के मैप में से क्रोमोसोम्स वाला लास्ट पार्ट गायब है। लेकिन इसे देखने के बाद फिल कहता है कि ये डीएनए स्ट्रक्चर तो पूरी तरह से ह्यूमन के जैसा ही है। फिर टेरी बताती है कि चिंपैंजी और ह्यूमन के डीएनए में सिर्फ 3% का ही डिफरेंस होता है, फिर भी हम ह्यूमन उनसे कितने ज्यादा विकसित है और यहाँ पर तो पूरी क्रोमोसोम्स की एक पेयर ही गायब है। तो हो सकता है ये डीएनए जिस स्पीसीज का है ये ह्यूमन तो बिल्कुल नहीं हो सकते। इसका मतलब तो ये है कि ये कोई एलियन स्पीसीज है। लेकिन जब जिम कैंडिस देखता है तो उसे फिल वाला किस्सा याद आ जाता है कि किस तरह से फिल ने कैंडिस से स्पेस स्टेशन में एक डीएनए स्ट्रक्चर बनाया था। इस सब को देखकर जिम को ये समझ आ जाता है कि ये डीएनए स्ट्रक्चर जानबूझकर अधूरा छोड़ा गया है ताकि हम इसे कंप्लीट करके इसका सही सिग्नल उस बिग फेस की तरफ वापस भेजे। और जिम कहता है कि लूक की टीम ने इस फेस की तरफ पहले कुछ सिग्नल फायर किए थे और उन सिग्नल्स को इस एलियन प्रजाति ने अपना जवाब मान लिया था, लेकिन वो जवाब हमारे डीएनए क्रोमोसोम्स को कंप्लीट नहीं कर रहा था। इसलिए उस चीज ने लूक और उसकी टीम को अनजान समझकर उन पर अटैक कर दिया था, जिस अटैक में किस्मत से लूक की जान बच गई। यानी इसका मतलब ये है कि अब इस सिग्नल से गायब क्रोमोसोम्स को हमें सिग्नल में कन्वर्ट करना होगा और फिर उस सिग्नल को वापस उस विशाल फेस की तरफ फिर से ट्रांसमिट करना होगा। इसके बाद सभी लोग गायब क्रोमोसोम्स का पता लगाकर उसे जल्दी से सिग्नल में कन्वर्ट करके एक रोवर के जरिए उस बिग फेस की तरफ ट्रांसमिट कर देते हैं, जिसके वहाँ पर पहुंचते ही उस बिग फेस से बहुत ही तेज लाइट चमकने लगती है और इसी लाइट के साथ वहाँ पर एक गेट खुल जाता है। ये देखकर जिम, लूक और टेरी उस गेट के अंदर चले जाते हैं, जबकि ये लोग फिल से कह रहे होते हैं कि हमारे बताए हुए टाइम पर अगर हम तीनों बाहर न आए तो तुम बिना सोचे लूक की शिप से वापस अर्थ की तरफ लौट जाना, ताकि मार्स की इस अजीब सी चीज के बारे में वहाँ के लोगों को भी पता चल सके। उधर उन तीनों के फेस के अंदर पहुंचते ही वहाँ का गेट बंद हो जाता है, लेकिन तभी जिम देखता है कि उसकी डिवाइस में अर्थ के जैसा एनवायरमेंट दिख रहा है, यानी इस जगह पर अर्थ के जैसे ऑक्सीजन भी मौजूद है। इसीलिए वे तीनों अपना हेलमेट उतार देते हैं। थोड़ी और आगे बढ़ने पर उन्हें करोड़ों ईयर्स पहले का सोलर सिस्टम यानी सौर मंडल दिखाई देता है, जिसमें अर्थ के साथ साथ अर्थ के जैसा ही एक और प्लानेट दिखाई दे रहा था, जो प्लानेट कोई और नहीं बल्कि मंगल ग्रह यानी मार्स ही होता है। इसका मतलब तो यह था कि करोड़ों ईयर्स पहले मार्स पर भी अर्थ के जैसा ही एनवायरमेंट मौजूद था, लेकिन तभी उनके सामने मंगल ग्रह का निवासी यानी मार्सन प्रकट होता है, जिसके फेस की बनावट लगभग ह्यूमंस के जैसी होती है। फिर वो मार्सन उन एस्ट्रोनॉट्स को दिखाता है कि एक दिन अचानक से एक प्लैनेट किलर यानी एस्टेरॉइड मार्स से हिट कर गया, जिसकी वजह से मार्स पर मौजूद सभी इकोसिस्टम खत्म होने लग गया और फिर मार्स ऐसा दिखाई देने लगा जैसा कि वो अब है। वही मार्स से एस्टेरॉइड हिट करने की वजह से वहाँ पर रहने वाले एलियंस, जिन्हें मार्शियन कहा जाता था, वो बहुत सारे स्पेसशिप लेकर अदर प्लैनेट्स की खोज में इस गैलेक्सी से बाहर जाने लगे, जबकि उनमें से एक स्पेसशिप ने अर्थ पर
पर जाकर अपने एलिमेंट्री लाइफ फॉर्म अर्थ पर छोड़ दिए, जिससे कि अर्थ पर भी लाइफ की शुरुआत होने लगी और धीरे धीरे करके बाकी स्पीसीज के साथ ह्यूमन भी विकसित होने लगे। अब क्योंकि अर्थ का एनवायरमेंट मार्स से थोड़ा अलग था, इसलिए ह्यूमन इन मार्शियन से काफी अलग तरह से विकसित होने लगे। इसका मतलब तो यह था कि ये मार्शियन से ह्यूमन के पूर्वज है। यहाँ उस मार्शियन को देखकर हमें ये समझ आ जाता है कि ये वही मार्शियन है जिसने करोड़ों साल पहले अर्थ पर लाइफ की स्टार्टिंग की, और एक बहुत ही उन्नत स्पीसीज होने के कारण वो मार्शियन इतने टाइम तक जिंदा रह पाया। असल में तो ये मार्शियन इसी का वेट कर रहा था कि कभी न कभी कोई बुद्धिमान जीव अर्थ से मार्स पर आकर उसके डीएनए वाली पजल को सॉल्व करके अपने पूर्वज मार्शियंस के बारे में जान पाएगा। और आज आखिरकार वो दिन आ ही गया जब ल्यूक, जिम और टेरी अपने पूर्वज मार्शियन से मिल रहे थे। इसके बाद वो एलियन मार्शियन इन सभी से कहता है कि तुम चाहो तो हमारे साथ एक दूसरी गैलेक्सी के दूसरे प्लेनेट पर साथ में रह सकते हो, जहाँ पर बाकी एलियंस मार्शियंस रह रहे हैं। जिस पर जिम उस मार्शियंस के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन ल्यूक और टेरी को तो वापस अर्थ पर जाना था क्योंकि उनकी वहाँ पर एक लाइफ थी। लेकिन जिम ने तो अपनी पाइप को खो दिया था, इसलिए उसे अर्थ पर वापस जाना अच्छा नहीं लगता। इसके बाद जिम उस मार्शियन के कहने पर व्हाइट कलर की दिखने वाली एक चीज पर जैसे ही पैर रखता है तो वो एक टाइप के कैप्सूल में चेंज हो जाती है और उसमें कुछ ही देर में पानी भरना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन तब भी जिम आराम से सांस ले पा रहा था। बाकी लूक और टेरी जिम को बाय बोल के फिल के पास चले आते हैं। इसके बाद हम उस बिग फेस को टूटते हुए देखते हैं, जिसमें से एक एलियन स्पेसशिप निकलकर स्पेस में चला जाता है। वही लूक, फिल और टेरी वापस अर्थ की ओर निकल जाते हैं और वो देखते हैं कि मार्शियंस के स्पेसशिप की स्पीड उनके स्पेसशिप की स्पीड से हजारों गुना ज्यादा है। इसी के साथ ये अमेजिंग मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। ऐसी और मूवीज एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।